बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन और अपचयन का क्या मतलब होता है, इसको पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि उपचयन होता क्या है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है और यह है Cu+O2। अगर इसको देखा जाए तो यहां क्या बनेगा, कॉपर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना, कॉपर डाई नहीं, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब जब ये कॉपर ऑक्साइड बना है तो आपको यहां दिख रहा होगा कि ये जो ऑक्सीजन था और ये जो कॉपर था, इधर कॉपर सिंगल था और इधर कॉपर क्या हो गया है, ऑक्सीजन के साथ में आ चुका है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में क्या हो गया है, जुड़ चुका है ना। यानी कि यहां से ही परिभाषा हमारी बन जाएगी किसकी, उपचयन की। तो उपचयन का मतलब ये होता है कि यदि किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। किसी भी पदार्थ में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़े तथा हाइड्रोजन निकले, या फिर ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास यदि होता है किसी पदार्थ में, तो वो क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम इसका जस्ट उल्टा देख लें, ठीक है, यहां पे क्या बोला है कि जिनमें वो अभिक्रियाएं जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आएगा तथा हाइड्रोजन क्या होगा, घटता हुआ नजर आएगा, है ना। ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास, तो वो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम बात कर लें तो ये तो हो गई उपचयन अभिक्रिया की, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का योग, या यहां पे हाइड्रोजन का ह्रास लिख सकते हो, ठीक है, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी वो, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड,
दूसरे एग्जाम्पल देखें, जिंक और ऑक्सीजन, क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। Na+H2O, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये सब एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे किसके? उपचयन अभिक्रिया के। इनमें कौन सी क्रिया होगी? उपचयन। क्यों? क्योंकि पहले देखिए यहां पे कॉपर था और ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। जिंक था, जिंक में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, जिंक ऑक्साइड। सोडियम में हाइड्रोजन यानी जल से ऑक्सीजन मिलकर यहां निकल गया, यहां जुड़ा, तो यहां पे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सब क्या है? एक प्रकार से ऑक्सीजन की वृद्धि को दर्शा रहे हैं। और जब ये ऑक्सीजन की वृद्धि को दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे कौन सी क्रियाएं होंगी? ये उपचयन अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूं तो हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये यहां इसके एग्जाम्पल हुए। और इधर मैं देखूंगा किसका? अपचयन अभिक्रिया का। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? लिखा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का क्या होता है? वृद्धि। यानी कि ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से जुड़ा होगा और वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, क्या कहलाएंगी? हमारी अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे मेरे पास मान लो कॉपर ऑक्साइड था पहले से और इसकी क्रिया हाइड्रोजन से हो गई, तो यहां क्या बनेगा? यहां पे बन जाएगा आपका कॉपर अलग और H2O यानी कि जल बनेगा। तो आप देख सकते हो कि जहां पर ऑक्सीजन पहले से था तो ऑक्सीजन यहां पे क्या हो रहा है? निकल रहा है। और जब ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है? कॉपर से, तो इसका मतलब हुआ कि कॉपर क्या हो गया? अपचेत हो गया। ठीक है, दूसरे अगर एग्जाम्पल देखें तो यही एग्जाम्पल दोहरा देता हूं, यानी कि जिंक ऑक्साइड ले लिया हूं, फिर से क्रिया ZH2 से, तो यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा Zn अलग और H2O अलग। तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से यानी कि H2 से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया होगी, तो होगी क्रिया, तो यहां क्या बनेगा? कैल्शियम और प्लस H2O। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे किसके हैं? अपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। हाइड्रोजन, इस कंडीशन में हाइड्रोजन जुड़ सकता है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन जुड़ भी सकता है, और हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो इसका मतलब वहां पर भी अपचयन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया और ऑक्सीजन निकलने की क्रिया, दोनों को याद रखना। जहां से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां क्या हो जाएगा? अपचयन। और जहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उपचयन। अगला जो हमारा आता है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ देखने को मिले, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हुआ हो तो दूसरा क्या हुआ हो? अपचयित हुआ हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन अगर रिएक्शन है तो उसके लिए हम क्या देंगे नाम? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, या उसी को हम उपचयन और अपचयन के नाम से जानते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन या एक अभिकारक, इस तरह से लिख सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक
उपचयित तथा दूसरा अविकारक अपचयित होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अथवा करके लिख सकते हो, अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई? समझ में आ गया? यानी कि उपचयन अपचयन की बात जो चली थी यहाँ पे, तो मैंने ऊपर दोनों को डिफाइन अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे जब दोनों काम एक ही रिएक्शन के अंदर, एक ही अभिक्रिया के अंदर देखने को मिल जाए, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास है ना, और हाइड्रोजन की वृद्धि, तथा हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि जब दोनों एक ही रिएक्शन में हो, या कह सकते हो अपचयन, एक पदार्थ उपचयित हो रहा हो तथा दूसरा पदार्थ क्या हो रहा हो? अपचयित हो रहा हो, तो उसी कंडीशन में अगर कोई अभिक्रिया है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं तो जैसे हमने अभी कहा था कि कॉपर ऑक्साइड वाली अभिक्रिया वो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर ही आ जाएगी। उसके अंदर एक पदार्थ तो उपचयित हो रहा है और एक पदार्थ अपचयित हो रहा है। देखो कैसे समझते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, यहां देखा H2 से क्रिया किया था, है ना, हाइड्रोजन से। तो यहां देखा हमने क्या कि यहां पर कॉपर में टूटा था और साथ ही साथ क्या बना था? जल। ठीक है, साथ ही साथ क्या बना है? यहां पे जल बना है। इसमें थोड़ी बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लेना है ना। तो यहां 2 से गुणा कर दोगे, ZnO2 है, 2 से गुणा यहां हो जाएगा। यहां सोडियम है तो यहां 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी H2 है तो H2O और कॉपर कॉपर एक ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे ये तो बैलेंस ही है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे मेरे पास ये क्रिया है। अगर आप यहां सही से देखें, सही मायने में, तो यहां क्या दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा होगा कि यहां कॉपर, और यहां कॉपर से देखो सीधा रह गया क्या चीज? कॉपर खाली। यहां पे कॉपर रह गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉपर था, यहां से अगर देखा जाए और यहां पे चले जाए, यहां पे आकर देखें तो यहां पे क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुका है। और अगर यहां हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को अगर देखें आगे चल के, तो हाइड्रोजन में देख रहे हो कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये तो बताया था कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि। जहां ऑक्सीजन की क्या लिखा है? देखो, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि वहां उपचयन, और जहां ऑक्सीजन की कमी वहां अपचयन। तो उपचयन अपचयन हो गया ना एक में ही। तो यहां पे अगर देखें तो यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड है, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है? बताओ। यहां पर यह लग रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। किससे? जो हमारी ऑक्साइड है, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड था पहले, तो उस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, या कि कह सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना। दूसरा जो हमारा हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो दोनों काम एक में ही हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? हम इसमें लिख सकते हैं कि जो कार्बन है, यानी जो कॉपर है, तो कॉपर का तो उपचयन हो गया। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना। क्या हो गया? अपचयन हो गया ना, या उपचयन?
अपचयन, निकलने के लिए अपचयन बोलेंगे ना, तो कॉपर का यहाँ पे अपचयन हो गया। नहीं, अब पूछ सकता है इसमें कौन सा पदार्थ अपचेत हो रहा है और कौन सा पदार्थ उपचेत हो रहा है। तो कॉपर तो हो रहा है अपचेत, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका हो रहा है उपचयन, तो हाइड्रोजन का उपचयन, यानी कि जल के अंदर उपचयन हो रहा है और वो अपचयन हो गया। ठीक है, अगर मैं अन्य उदाहरण की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल देखिए और भी इसके हो सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया हूं, जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड की मान लो मैंने कोई एक अपचायक और ले लिया जैसे कार्बन। ठीक है, और अगर मैं कार्बन देखूं तो कार्बन भी क्या करता है, ऑक्सीजन को भली बात से अपने साथ ले जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कॉपर के साथ जुड़ेगा, और यहां इस कंडीशन में जो बनेगा वो क्या बनेगा, Zn और प्लस CO2 बनेगा, Zn प्लस CO2 बनेगा। उधर O2 है, इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। कैसे कहोगे सर, Zn जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या था, खाली जिंक में बदल गया, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, अर्थात जिंक का क्या हो गया, जिंक क्या हो गई, अपचेत हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। अब यहाँ कार्बन था, तो कार्बन पे यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है। अब जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन बोलेंगे, और हम कह सकते हैं कि कार्बन का उपचयन हुआ है और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या बन गया, एग्जाम्पल हो गया। चलिए, हो गया क्लियर कहानी यहां तक की। अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रिया होती हैं, क्या उपचयन अभिक्रिया के कुछ दैनिक जीवन में प्रभाव भी पड़ते हैं। तो उन जो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनसे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको समझेंगे यहां पे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए जो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनके क्या प्रभाव हैं। उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें एक चीज देखने को मिलती है और जिसको हम कहते हैं संचारण। ठीक है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। तो एक दूसरा इसी में आ जाता है आपका विकृत गंधता। ठीक है, तो इसके दो प्रभाव देखने को मिलते हैं और जिसके अंदर पहला है हमारा संचारण। अब संचारण क्या होता है इसकी बात करेंगे। और दूसरा हमारा है जिसको हम कहते हैं विकृत गंधता। एक विकृत गंधता हुआ और दूसरा क्या हुआ हमारा संचारण। अगर इन दोनों की बात करें तो ये दैनिक जीवन में होने वाले कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो उपचयन अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि इसमें उपचयन ही होता है, संचारण में भी और दूसरी चीज विकृत गंधता में भी। अब हम देखेंगे संचारण आखिरकार किसे कहते हैं, संचारण की परिभाषा क्या होती है। तो जब कोई, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, कौमा, आर्द्रता आदि के
संपर्क में आती है संपर्क में आती है तब ये क्या होती है, संक्षारित होने लगती है, आती है तो वह धातु संक्षारित होने लगती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, संचारित होने लगती है। तो जो ये सब जो प्रक्रिया है, यानी कि धातु का वायु के संपर्क में आने पर, यानी नम वायु को मतलब आर्द्रता बोलते हैं। तो जब धातु क्या करती है, अम्ल या फिर आर्द्रता का मतलब नमी के संपर्क में जब आती है तो वो धातु क्या हो जाती है, संचारित होने लगती है ना, अर्थात थोड़ी थोड़ी हल्की सी गलने लगती है। तो जो धातु का नमी वायु के संपर्क में आना और अम्ल के संपर्क में आना, फिर उनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया का होना, अर्थात उपचयन क्रिया होती है ना। तो इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये संचारण की परिभाषा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो धातु हमारी चमकीली होती हैं तो वो हल्के हल्के क्या हो जाती हैं, भद्दी हो जाती हैं। धातुएं जो चमकीली जैसे होती हैं वो हल्के हल्के क्या होती हैं, भद्दी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वायु और आर्द्रता के संपर्क में आती है और आकर के उनकी चमक खो जाती है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, संचारण के कारण होता है। दूसरी चीज यहीं पे अगर हम देखें, जो लोहे पर जंग लगना है ना, क्या कहते हैं उसको, लोहे पर जंग लगना, यानी कि जो भी हमारी धातुएं हैं, तो इसके एग्जाम्पल में अगर देखें तो लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार की जंग लगना। तो जो लोहे पर जंग लगना है ना, वो संचारण का एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब धातु होती है वो हल्की चमकीली पहले होती है और वो चमकीली उनकी जो चमक होती है, और उस कंडीशन में जब चमक हो जाती है फिर वो हद्दी मतलब थोड़ी सी भद्दी भद्दी दिखने हैं, और भद्दी दिखेंगी तो उस कंडीशन में उसकी चमक चली जाएगी। और जब चमक जाती है ना, तो वहां पर एक चीज याद रखना, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, क्या चढ़ जाती है, वहां पर एक परत चढ़ जाती है जो कि भूरे कलर की होती है, भूरे रंग की एक परत होती है। तो वो भूरे रंग की जो परत होती है और हल्के हल्के फिर वो वस्तु गलना शुरू हो जाती है ना। फिर उसके ऊपर एक मोटी, जैसे जिसको हम काई बोल देते हैं अपनी देहाती भाषा में, तो वो जंग लगना कहलाती है। वो प्रक्रिया जंग लगना कहलाती है। तो जो चमक का खोना यानी कि भद्दा होना रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, जब वो चमक जाती है हल्के हल्के तो वो धातु भद्दी हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को संचारण के अंदर रखा गया है और वो पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी जंग लगना कहलाती है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं यहां से, जैसे अब लोहे जो पुल बनाए जाते हैं हमारी, तो जैसे पुल हो गया, ढांचे हो गए, है ना, संचारण के कारण जो कारें होती हैं उनका जो ढांचा होता है ना, ऊपर का जो उसका खोल बनाया जाता है, ढांचा एक प्रकार का, बॉडी पूरे कार की, तो लोहे के पुल हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो जहाज हैं, तो ये जितनी भी धातुओं की चीजें बनाई जाती हैं तो लगभग लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं, लोहे से ही बनी होती हैं। और लोहे के बनी होने के कारण इनमें बहुत ज्यादा क्या होती है, मात्रा में क्षति होती है, इनको नुकसान होता है संचारण की वजह से। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये चीजें गलित अवस्था में आती है, गलती है, और नुकसान भी बहुत ज्यादा इससे होता है ना। लगभग अगर देखें तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। इसके बाद में यह हमारी संचारण की कहानी हो गई। अब यहां बात करें कि विकृत गंधता किसे कहते हैं।
विकृत गंधता क्या है? अब विकृत गंधता का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज का खराब हो जाना। जैसे वसा युक्त और जो तैलीय युक्त जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो कहां रहते हैं? अगर वो लंबे समय तक उनको कहां रख दिया जाता है? जैसे वायु में खुला हुआ रख दिया जाता है, तो उनके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए विकृत गंधता, तो विकृत गंधता क्या होती है? यानी कि जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ, यानी कि जब वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ वायु में अधिक समय तक खुले में रखे जाते हैं, तो उनका या तो वे उपचयित हो जाते हैं, तो वे उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। उनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम विकृत गंधता कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर जाएं इसके, तो आपने ये देखा होगा, जैसे सब्जी का खराब होना, ठीक है, या फिर जो भी हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं, उनमें क्या होता है? साधारण वायु को निकालकर उसके अंदर किसको डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस को चिप्स के अंदर भर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? जैसे सब्जी का खराब होना, एग्जाम्पल हो जाएगा सब्जी का खराब होना, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का भरना इत्यादि, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि उसके अंदर जो साधारण वायु होती है और वहां से वो गैस हटा करके और उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर डाल दिया जाता है। उसके अंदर जो चिप्स के फूले पैकेट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस फिर क्या करती है? उसको अपचयित होने से बचाती है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम देखें तो संक्षारण के कुछ बचाव भी हो सकते हैं और विकृत गंधता के भी कुछ बचाव हो सकते हैं। अब अगर बात करें संक्षारण के बचाव की, तो संक्षारण के बचाव कैसे कैसे हो सकता है, तो यहीं पे हम संक्षारण के बचाव के बारे में भी बात करेंगे। संक्षारण के बचाव, तो पहला देखिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पहला हम उस पर पेंट कर सकते हैं, पेंट करके संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। संक्षारण से बच सकते हैं।
दूसरा ग्रीस लगाकर, और तीसरा यसद लेपन करके, और चौथा जस्तीकरण ठीक है। तो ये कुछ हमारे मुख्य क्या हैं, बचाव होंगे जो संचार से हम बच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। हाँ, ये यसद लेपन करके, यसद लेपन एक प्रक्रिया होती है जो वैद्युत अपघटन के द्वारा होता है। जैसे जो निकल वगैरह चढ़ाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक घोल बनाया जाता है और इसमें घोल बना करके उसमें किसी वस्तु को डाल दिया जाता है, तो ऊपर एक पूरी एक लेप चढ़ जाता है, उसका लेयर चढ़ जाती है ना। जैसे साइकिल के हैंडल पे जो लेयर चढ़ जाती है, तो ये बड़ी बड़ी जो वस्तु होती है जो कभी छूटती नहीं है, तो वो वैद्युत अपघटन का एक विलयन होगा। उसके अंदर पूरी वस्तु को डाल दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा और उसके ऊपर पूरी एक लेयर परत चढ़ जाती है, उसको हम यसद लेपन कहते हैं। इसी प्रकार से एक जस्तीकरण भी होता है। ठीक है, संचारण तो ये हो गया। अब हम बात करें विकृत गंधता के बचाव की। तो विकृत गंधता के बचाव क्या हो सकते हैं? देखिए, विकृत गंधता से आप कैसे बचा सकते हैं बताइए। सब्जी जैसे खराब हो रही है तो विकृत गंधता से बचाव यहां लिख दे रहा हूं, विकृत गंधता से बचाव। विकृत गंधता से बचाव की बात अगर हम करें तो यहां विकृत गंधता से बचाव क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला नंबर अगर देखें तो आप रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर लेंगे। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसका तापमान कम कर लेंगे। क्योंकि जो सब्जी वगैरह रख दोगे ना, फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, तो उसको संचार से विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर यहीं पे देखें तो वायुरोधी बर्तन में, ठीक है, क्या कर लेंगे, उसको वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करने, वायुरोधी बर्तन में पदार्थ को रख दें। पदार्थ को रखकर हम उससे क्या कर सकते हैं, विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी विधियां हैं विकृत गंधित होने से किसी भी चीज को बचाने की। ठीक है, तो यहां तक पाठ हमारा पूरा कंप्लीट है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गई कहानी पूरी है? अब यहां से जो आगे चलेगा, अब हम इसके जो एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये लेक्चर नंबर हमारा यानी कि वीडियो नंबर जो है वो कौन सा हो गया आपका 3। ठीक है, तो वीडियो नंबर 4, और कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर इसके या 2 वीडियो और अपलोड करूंगा इसके, बस बाद बाकी 2 या 3 वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी पूरा हो जाए। ठीक है, पहले एक वीडियो के या 2 वीडियो के अंदर इसके ले लेंगे हम पाठनीति प्रश्नों को देख लेंगे, और जो एक्सरसाइज के प्रश्न होंगे 1 या 2 वीडियो में वो भी समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगले की वीडियो में।